हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चंस। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 68 यानी कि 68 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 121 की अगर बात की जाए, द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा किसका विषय निर्माण करती है? तो जब भी बात आती है एट फोल्ड पाथ की, तो मैं आपको हर बार बताता हूं कि वो एट फोल्ड पाथ कौन से हैं, और एट फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा दी गई है वह किस धर्म से संबंधित है। तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर बात की गई है कि अष्टांगिक मार्ग की जो अवधारणा है वह किसका विषय निर्माण करती है, तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन सत्य का निर्माण करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि जो एट फोल्ड पाथ्स हैं बौद्ध धर्म में वह कौन कौन से हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म में बताऊंगा, वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है राइट नॉलेज, उसके बाद राइट एस्पिरेशन, उसके बाद राइट स्पीच, उसके बाद राइट कंडक्ट, उसके बाद राइट लिवलीहुड, उसके बाद राइट एफर्ट, उसके बाद राइट माइंडफुलनेस, और लास्ट में आता है राइट कंटेम्पलेशन। ये आपको आठों के आठों पता होने चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जिनको हम कहते हैं या फिर एट फोल्ड पाथ जिनको हम यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एट फोल्ड पाथ्स यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। आप सभी ने जो है तो महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। ये पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था माया देवी, जिनको प्रजापति गौतमी भी कहा जाता था। और पत्नी का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्र का नाम था राहुल। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तभी जो है तो पहली बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, पहली जो बौद्ध संगीति थी वह कहाँ पर आयोजित की गई थी, कब आयोजित की गई थी, और किस राजा के शासनकाल में वह आयोजित की गई थी, और अध्यक्ष कौन थे, वो सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी यहाँ पर हम महात्मा बुद्ध के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ और भी क्वेश्चंस अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे बौद्ध धर्म में जो है तो त्रिरत्न है, तो वो त्रिरत्न भी आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उनमें एक तो आ जाता है बुद्ध, एक आ जाता है धम्म, और एक आ जाता है संघ। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। महात्मा बुद्ध के शाही घोड़े का नाम अक्सर जो है तो हमीर पर बोर्ड पूछता है। तो महात्मा बुद्ध के शाही घोड़े का नाम है कंथक। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ये कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। आप सभी को पता है कि हमारे प्राचीन भारत में जो है तो टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो इन 16 महाजनपदों की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में दी गई थी, तो इन 16 महाजनपदों की चर्चा भी अंगुत्तर निकाय जो एक बौद्ध ग्रंथ है तो वहाँ पर दी गई थी। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। तो जब बात आएगी सिकंदर की, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है तो नंद वंश का शासन चल रहा था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और नंद वंश में किस शासक का जो है तो उस समय शासनकाल चल रहा था, तो धनानंद का जो है तो शासनकाल चल रहा था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बात की और आप सभी को बताया कि धनानंद को जो है तो किसने हराया था, तो वो हराया था मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से। ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब यहाँ पर बात आती है नंद वंश की। तो नंद वंश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जाता है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक आप सभी को पता है कि वो थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। अब महापद्मनंद से एक क्वेश्चन बनता है कि परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा जाता है, तो वह महापद्मनंद को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में बन चुका है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये आपको ध्यान में रखना है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है महापद्मनंद को। यहाँ से आपको बस यही जानने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
हु कंस्ट्रक्टेड द रॉयल हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू तक्षशिला द मोस्ट वाइडली यूज्ड हाईवे। तो सर्वाधिक प्रयुक्त हाईवे पाटलिपुत्रा से तक्षशिला का रॉयल हाईवे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करवाया था मौर्याज ने। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। मौर्य वंश के राजाओं ने यह करवाया था। और मौर्य वंश के किस राजा ने इसका निर्माण करवाया हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया हुआ था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब यहाँ पर बात हम आई चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य यह मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो यह 322 BC में जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? तो यह जैन धर्म को मानता था। और इसके गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मौर्य दरबार की राजभाषा थी मगधी। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका युद्ध हुआ था सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ। और उसमें जो है तो सेल्यूकस निकेटर हारा जाता है। और बदले में सेल्यूकस निकेटर को 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है तो चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ते हैं। और इसी के साथ जो है तो अपनी पुत्री, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है कार्नेलिया, तो कार्नेलिया की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी पड़ती है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 298 BC में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। और यहाँ पर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो है तो जो जैन धर्म था वह किसने फैलाया हुआ था? तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने यहाँ पर नोट रखना है। वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 124 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी डायरेक्टेड हिज फर्स्ट इन्वेजन अगेंस्ट। तो किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अपने प्रथम युद्ध का निर्देशन किया था? तो किसके विरुद्ध किया था? तो वो मुल्तान के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मोहम्मद गौरी था, इसने क्या किया था? इसने सबसे पहला जो अपना युद्ध था वह मुल्तान के शिया संप्रदाय के विरुद्ध किया था। और कब किया था? 1175 AD में। ये आपको यहाँ पर डेट भी पता होने चाहिए। और इसके बाद जो है तो मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में अपना दूसरा जो आक्रमण था वह किया था गुजरात पर। गुजरात आपको पता होना चाहिए। और गुजरात पर आक्रमण किया था, उसमें गुजरात का शासक कौन था? तो वो था भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय और इसी ये जो गुजरात पर इसने आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, इसी एक जो आक्रमण है इसमें जो है तो मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। वो कौन सा था? तो वो था गुजरात पर आक्रमण। 1178 में हुआ था। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मोहम्मद गौरी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे कि तराइन का पहला युद्ध जो है तो 1191 में हुआ था। और वह जो है तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है तो जीत गए थे। दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। यह कन्नौज के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इसमें भी जीत किसको हासिल हुई थी? तो वो मोहम्मद गौरी को ही हुई थी। ये 3 क्वेश्चन देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 125 है। द फाउंडर ऑफ ऑटोनोमस किंगडम ऑफ अवध वॉज। तो अवध में स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और कब की थी? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1722 में जो है तो अवध में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? सादत खान बुरहान उल मुल्क ने। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो सादत खान था, तो सादत खान के पिता का नाम बहुत बार एग्जाम में बनता है। इनके पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके पिता का नाम था मीर मोहम्मद नासिर। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है। हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स हैड द लॉन्गेस्ट रीन। तो निम्न में से किस मुगल शासक का शासनकाल जो है तो सबसे लंबा था? अब शासनकाल किसका लंबा था उसको अगर आपको जानना है तो पहले आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में देख लेते हैं बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का टाइम पीरियड क्या था? तो वो था 1707 से लेकर के 1712 तक। ये आप यहाँ पर कह सकते हैं लगभग जो है तो 4 या फिर 5 साल का था। 4 या फिर 5 साल का आप मान के चलो। फिर बात आती है जहांदार शाह की। तो जहांदार शाह का शासनकाल था 1712 से लेकर के 13 तक, लगभग 1 साल का। और फिर बात आती है फरखुशियर की। तो फरखुशियर का शासनकाल था 1713 से लेकर के 1719 तक, यानी कि आप मैक्सिमम मान के चलो 5 साल आप यहाँ पर कह सकते हैं। और लास्ट में आता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर के 1748 तक। तो इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था। इस हिसाब से देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद शाह का शासनकाल जो है तो सबसे लंबा था। अब यहाँ पर बात आती है मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद
शाह से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो वह मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं को किसने मरवाया था, तो सैयद बंधुओं को मोहम्मद शाह ने ही मरवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने जो है तो आक्रमण किया था भारत पर, तो नादिर शाह ने जो है तो भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वो किया था 1739 1739 में, और उस समय जो है तो मोहम्मद शाह का ही शासनकाल चल रहा था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जो है तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उसके बाद नादिर शाह जो है तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को उठा करके लेके चला गया था। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर बताए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन देखो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था कि मिर्जा गालिब किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि यह बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है अकबर के बारे में। अकबर के बारे में मैं आपको बहुत से क्वेश्चन से बताता रहता हूँ, तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ अकबर से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 127 है। द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो किसके समय के दौरान मराठा राजसंघ की आखिरी हार हुई थी, तो आखिरी हार हुई थी हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं हेस्टिंग्स को लेकर के। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एक था वॉरेन हेस्टिंग और एक था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है लॉर्ड हेस्टिंग्स की, ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स की। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड क्या था, तो वो था 1772 से लेकर के 1785 तक, जबकि लॉर्ड हेस्टिंग की बात आएगी तो इसका टाइम पीरियड था 1813 से लेकर के 1823 तक। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब जो तीसरी मराठा आंग्ल वॉर हुई थी, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1817 से लेकर के 1819 के बीच में। तो वो कब हुआ था, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के भी शासनकाल में ही हुआ था। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन थे, तो इनका टाइम पीरियड क्या था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 1813 से लेकर के 1823 तक। तो तृतीय जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर के 1819 के बीच में, तभी जो है तो मराठा राजसंघ की आखिरी हार हुई थी, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि मराठों की जो ऑफिशियल एंड हुआ था, मराठों का ऑफिशियल एंड हो गया था, तो वह कब हुआ था, तो वह हुआ था 1818 में। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है। और उस समय पेशवा कौन थे, तो वो थे बाजीराव द्वितीय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 128 है। द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वॉज, तो वह प्रथम भारतीय नेता जो 1882 में पहली बार जेल गया था, तो वह कौन था। आप सभी को पता है कि वह कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको कब से कब तक जो है तो 6 साल की जेल हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उनको 6 साल की जेल जो है तो 1908 से लेकर के 1914 के बीच में हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ पर इनको भेजा गया था, तो इनको मांडले जेल में भेजा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो वो कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने ही जो है तो होम रूल लीग की स्थापना की थी, किसके साथ मिलकर के, एनी बेसेंट के साथ मिलकर के। तो आपको नीचे कमेंट्स में बताना कि बाल गंगाधर तिलक ने कब जो है तो होम रूल लीग की स्थापना की थी और कौन कौन से क्षेत्र इनको मिले थे, कहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अगर आपको नहीं भी आता है तभी आपने गूगल करना है और आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक साइंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 148 है। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटेमिनेटेड विद, तो समाचार पत्रों में लपेटा गया खाद्य किससे संदूषित हो सकता है, तो वह लेड से संदूषित हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल, तो बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्रयुक्त होता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है तो स्क्रैप हो चुका है। स्क्रैप किस तरह से हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई है बुलेट प्रूफ की, कि बुलेट प्रूफ मटेरियल जो है तो किससे बनाया जाता है। अब देखो कुछ एक गाड़ियाँ होती हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं, कुछ एक जैकेट्स होती हैं जो कि बुलेट प्रूफ होती हैं। तो यहाँ पर जो है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि स्पष्ट नहीं बताया गया है कि किसकी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर जो है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की बात कही गई है या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट की बात कही गई है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि बुलेट प्रूफ मटेरियल जो है तो किस किस में यूज़ होता है, तो देखो या आप जो है तो पॉलीएथिलीन भी यहाँ पर कह सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट्स भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ऑप्शन ए में है पॉलीविनाइल क्लोराइड भी जो है तो इसमें यूज़ होता है, और ऑप्शन डी में है
पॉलीएमाइड भी इसमें यूज़ होता है। तो ये सभी जो है तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पॉलीमर का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है केवलर का। किसका किया जाता है? केवलर का। और केवलर किससे बनता है? तो वो बनता है पॉलीएमाइड से, जो कि ऑप्शन डी में दे करके रखा है। और कुछ एक अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो हम वैसे तो कह सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150 की अगर बात की जाए, द यूरिन सैंपल ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट कंटेन्स, तो मधुमेहग्रस्त रोगी के मूत्र के नमूने में होगा सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ये सभी ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 की अगर बात की जाए, द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटीज, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पादप के तने में जल संचलन का परम कारण क्या है, तो वो है ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।